मेरा नाम फर्क है। मैं एक दरमियाने तबके का आम सा आदमी हूँ। एक सरकारी दफ्तर में कलरक हूँ। सुबह 9 से शाम 5 तक की ड्यूटी, फिर घर की जिम्मेदारियां। मेरी जिंदगी में कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं, बस इतना कि माँ खुश रहे, बीवी खुश रहे, बच्चे सुकून में रहें। मैं उकलूता बेटा हूँ। वालिद साहब का साया बचपन में ही उठ गया था, तो माँ ही ने मुझे पाला, पढ़ाया, जवान किया। मेरे लिए वो सिर्फ माँ नहीं, बाप भी थी। मैंने कभी उनकी आंख में नमी नहीं आने दी। उनके लिए सब कुछ क्या, अपनी शादी तक देर से की ताकि पहले उनकी खिदमत पूरी तरह कर सकूं। फिर मेरी शादी नाजो से हुई। नाजो मेरे लिए खुदा का शुक्र थी, सादा, समझदार, नरम दिल। मैंने साफ साफ उसे शादी से पहले बता दिया था, मेरी माँ मेरी पहली जिम्मेदारी है। और नाजो ने हंसते हुए जवाब दिया था, आपकी माँ मेरी भी माँ होंगी। शादी को 8 साल हो गए हैं, 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, घर छोटा है, दिल बड़ा रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन पिछले 2 सालों से मेरी जिंदगी जैसे एक उलझन में उलझ गई है। मेरी माँ, जिन्हें मैंने हमेशा मोहब्बत दी, इज्जत दी, अब रोजाना मुझसे शिकायतें करती हैं। तुम्हारी बीवी मुझे भूखा रखती है, मैं इस घर में कैदी हूँ। तुम्हें सिर्फ अपनी बीवी की फिक्र है, माँ को तो भूल गए हो। मैं चौंक जाता हूँ, क्योंकि हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। नाजो माँ की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ती। वक्त पे दवा देती है, नरम खाने बनाती है, रात को जाग जाग कर उनकी खैरियत देखती है। लेकिन माँ, वो दिन बह दिन बदजन होती जा रही हैं। मोहल्ले की औरतों तक को रोक कर कह देती हैं, मेरी बहू मुझे कुछ खाने को नहीं देती। कभी कभी तो लगता है मेरी माँ जैसे बदल गई हूँ। नहीं, सिर्फ रवैया नहीं, शायद दिमागी तौर पर भी कुछ ठीक नहीं रहा। मैं अब आपको पूरी बात बताता हूँ, वो बात जिसने मेरे जैसे सीधे साधे आदमी को उलझा कर रख दिया है। पहले पहल में समझा, शायद उम्मी किसी बात पर नाराज हैं, हो सकता है नाजो से कोई छोटी सी बात हो गई हो जिसका बुरा माना हो। मैंने नाजो से पूछा तो उसने खामोशी से सर झुका लिया, जैसे कुछ कहना चाहती हो मगर अल्फाज तलाश न कर पा रही हो। कहने लगी, फर्क, इम्मी कभी कभार अजीब बातें करती हैं। एक दिन कहती हैं सालन में नमक नहीं था, अगले दिन वही सालन दोबारा मांगती हैं। कभी मुझसे लपट कर रोती हैं, कहती हैं तुम मेरी बेटी हो, फिर अगले दिन सबके सामने कहती हैं मैं उनसे नफरत करती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि उनके दिल में क्या है। मैंने उस वक्त नाजू की बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी। मैंने सोचा शायद ये सब वक्ती है, मगर फिर बात बढ़ने लगी। एक दिन दफ्तर से वापस आया तो दरवाजे पर मोहल्ले की खाला सकीना खड़ी थी। मुझे देखते ही बोले, फरक बेटा, तुम तो सीधे सादे हो, मगर तुम्हारी बीवी उम्मी ने बताया कि वो उन्हें खाने को कुछ नहीं देती, सारा दिन कमरे में बंद रखती है। ये क्या हो रहा है तुम्हारे घर में? मेरे कदम वहीं जम गए। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर पत्थर रख दिया हो। मैं अंदर आया, नाजो बच्चों को पढ़ा रही थी। अम्मी चारपाई पर बैठी थीं, चेहरे पर अजीब सी सख्ती और जीतने वाला गुरूर। मैंने माँ के पास जाकर पूछा, उम्मी, आपने खाला सकीना से ये सब कहा? माँ ने फौरन कहा, तो क्या झूठ कहा, क्या मैं सारा दिन भूखी नहीं रहती? तुम दोनों ने मुझे इस घर में कैदी बना रखा है। मेरे लब हिलने को तैयार न थे। वही माँ जिनकी खिदमत को मैं इबादत समझता था, आज मुझ पर जुल्म का इल्जाम लगा रही थी। उसी रात नाजो मेरे पास आई, आंखों में नमी लिए। फर्क, शायद अम्मी बीमार हैं जहनी तौर पर। मैंने नीट पर पढ़ा, ये डिमेंशिया की अलामात हो सकती हैं। उनकी याददाश्त भी कमजोर हो रही है, कभी आपको पहचानती हैं, कभी नहीं। मैंने हामी भर ली। अगले दिन माँ को डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने काफी टेस्ट और मायने के बाद बताया, ये उम्र रसीदा अफराद में आम बीमारी है, जिसमें दिमाग की सलाहियतें रिफ्ता रिफ्ता खत्म होने लगती हैं। रवैया बदल जाता है, इंसान मादी और हाल को गड़मड़ कर देता है। उन्हें अब सबसे ज्यादा हमदर्दी और सब्र की जरूरत है। मुझे जैसे किसी ने आईना दिखा दिया। माँ कसूरवार नहीं थीं, वो बीमार थीं। उनके अंदर की चीख, उनकी उलझन, सब बीमारी की पैदावार थीं। मगर दुनिया, वो तो सिर्फ माँ की जबानी सुनेगी। लोग मुझे और नाजो को जालिम कहेंगे। ये कौन समझेगा कि माँ का दिमाग अब वैसा नहीं रहा। नाजो ने अगले दिन से माँ की खदमत में और शिद्दत डाल दी। उनके कमरे में नरमी से बात करना, हर बात पर हाँ में हाँ मिलाना, वही सवाल का बार बार जवाब देना। हत्ती की जब माँ उन पर हाथ उठाने लगे तब भी नाजो ने कुछ ना कहा, बस आंखें बंद कर लें। मगर एक दिन एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मुझे मुकम्मल तोड़कर रख दिया। वो जुम्मे का दिन था। मैं दफ्तर से जल्दी आ गया था, वजू कर रहा था कि अचानक बच्चों के चीखने की आवाज आई। मैं फौरन दौड़कर कमरे में पहुंचा। अम्मी चारपाई से उठकर नाजू पर चला रही थी। हाथ में पानी का जग था और उनकी आंखों में अजीब वहशत थी। तो मुझे जहर देती है, मैं जानती हूँ, मेरी हड्डियां इसीलिए दिखती हैं। मुझे मार रही है ये लड़की, मार रही है। नाजो दीवार के साथ लगी साकत खड़ी थी। उसके गाल पर पानी के साथ जग का जोर भी पड़ चुका था। बच्चे कोने में सहमे हुए खड़े थे। मेरा दिल जैसे बंद हो गया। अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? नाजो ने क्या है? माँ की आंखों में एक लम्हे को खालीपन आया, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं कौन हूँ। फिर बैठ गए, सिर थाम लिया और रोने लगे। मुझे मेरे माँ बाप के पास ले चलो, मैं यहाँ कैद हूँ, मुझे ये लोग मार देंगे। नाजो कुछ ना बोली,
वो चुपचाप किचन में चली गई। मैं उसके पीछे गया। वो रो नहीं रही थी, बस एक बर्तन धो रही थी, बगैर पानी के, बगैर किसी मकसद के। उसकी आंखें साकत थीं। माफ कीजिएगा फरख, मैं थक गई हूँ, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं। उम्मी को नहीं, आपको नहीं। हम सब एक आजमाइश में हैं, मगर कोई एक तो हो जो हौसला ना हारे। मैंने उसके हाथ थाम लिए। उस दिन मैंने सच में मोहब्बत को देखा। वो मोहब्बत जो कुर्बानी से बड़ी होती है, जो खामोशी से सब्र करती है, जो बदले में कुछ नहीं मांगती। इसी रात मैंने माँ के पास जाकर खामोशी से बैठा, उनके पांव दबाए, बगैर कुछ कहे। अचानक उन्होंने मेरा चेहरा देखा और बोले, तो कब आया बेटा? आज बहुत दिन बाद आया है। वो लड़की कहाँ है नाजू? मैंने बस इतना कहा, उम्मी वो यही है, हमारे साथ है। उम्मी खामोश हो गई, फिर होले से बोले, उसे कहना मुझे माफ कर दे। कभी कभी दिल में बहुत अंधेरा हो जाता है, मुझे डर लगता है। उस लम्हे में रो दिया। माँ को शायद कुछ कुछ याद था, कुछ कुछ धंध में था। उनकी दुनिया और हमारी दुनिया के बीच अब एक शफाफ पर्दा आ चुका था, जो हर गुजरते दिन के साथ और धुंधला होता जा रहा था। अब हमारा मामूल बदल चुका है। हर दिन हर पल माँ के साथ नए अंदाज में जीना होता है। कभी वो बच्ची बन जाती हैं, कभी जवान बेटी, कभी माँ, कभी अजनबी। कभी रोटती हैं, कभी हंसती हैं और अक्सर हमें भूल जाती हैं। माँ अब दिन रात में फर्क नहीं कर पाते। रात के 2 बजे बस्तर से उठकर कमरे के दरवाजे पर खड़ी रहते हैं और कहते हैं, मुझे स्कूल जाना है, देर हो रही है, मेरी किताबें कहाँ हैं? या फिर अचानक नाजू के सामने आकर गुस्से में बोलते हैं, मेरे शौहर को तुमने कहाँ छिपा दिया? वो घर क्यों नहीं आए? बच्चे पहले डर जाया करते थे, अब समझ चुके हैं कि दादी बीमार है। नाजो ने बड़ी मेहनत से उनके मासूम दिलों में नफरत की जगह हमदर्दी पैदा की। माँ की बीमारी बढ़ने लगी। उन्हें बाथरूम का होश नहीं रहता था। खाने में खुद ही हाथ डाल देते, कभी आटा फर्श पर फैला देते, कभी चौल्हा जलाकर भूल जाते। कई बार हमने खतरनाक लम्हे झीले। एक दिन नाजू ने मुझसे आहिस्ता से कहा, फर्क, हम जितना कर सकते थे कर चुके हैं। अब हमें माँ जी के लिए किसी माहिर निगहदाश्त मरकज, केयर फैसिलिटी पर भी गौर करना चाहिए, जहां उन्हें 24 घंटे तभी मदद, निगरानी और तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। तुम कहना क्या चाहती हो नाजो? माँ को छोड़ दें, उन्हें घर से निकाल दें? नाजो ने नरमी से जवाब दिया, नहीं, उन्हें तनहा नहीं छोड़ना चाहती, बस उन्हें वो माहौल देना चाहती हूँ जहाँ उन्हें मुकम्मल देखभाल मिले। हम भी रोज जा सकते हैं, मगर अगर हम अब भी खुद से सब संभालते रहे तो शायद हम खुद भी बिखर जाएं। मैंने उस रात माँ के पाँव के करीब बैठकर सोचा, कितनी अजीब बात है। बचपन में मैं उनके साये के बगैर सोना नहीं चाहता था, और अब वो मुझे पहचानती ही नहीं। अगले दिन मैं एक निगहदाश्त मरकज देखने गया। साफ सुथरा माहौल, तरबियत याफ्ता नर्सें, 24 घंटे की निगरानी, मखसूस वार्ड जहां डिमेंशिया के मरीजों का खास ख्याल रखा जाता था। मैं घर आकर दीवार के साथ लगकर काफी देर बैठा रहा। नाजो मेरे पास आकर चुपचाप बैठ गई। फिर मैंने सर हिला दिया। उम्मी के लिए ये कदम शायद मुश्किल है, लेकिन जालमाना नहीं। हमने उम्मी को आहिस्ता आहिस्ता वहां के माहौल से आशिना करवाना शुरू किया। नर्स उनसे नरमी से बात करती, उन्हें माजी की बातों में उलझने देती, जैसे वो दोबारा अपना बचपन जी रही हूँ। पहले पहल मारोएं गुस्सा की, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उनका चेहरा प्रस्कौन होने लगा। वो अब खुद को कैद नहीं समझते, बल्कि जैसे किसी और जमाने में लौट गई हूँ, जहाँ उन्हें अपनी माँ की गोद की खुशबू आती है, अपने पुराने सहन की मिट्टी का लम्स महसूस होता है। हम हर दूसरे दिन जाते हैं, बच्चे उनके साथ तस्वीरें बनाते। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मकाम पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ जज्बात, मंतिक और जिम्मेदारी आपस में टकरा जाते हैं। माँ को निगहदाश्त मरकज में रखना एक फैसला था, लेकिन उस फैसले के बाद हर दिन मेरे अंदर कोई एक खलासा बनाता जा रहा था। मैं रोज उनसे मिलने जाता हूँ, उनके सामने बैठता हूँ। कभी वो मुझे पहचान लेती हैं, कभी नहीं। एक दिन मैं गया तो वो सूफे पर बैठी थीं, खिड़की की तरफ देखते हुए बोले, मेरा बेटा अब बड़ा हो गया होगा, कहीं सरकारी नौकरी करता होगा। पता नहीं उसकी बीवी कैसी है, बस ये दुआ है कि वो खुश रहे। मेरी आंखें भर आएं, लेकिन मैंने खुद पर काबू रखा। उनके सामने बैठकर सिर्फ इतना कहा, आपका बेटा खुश है माँ? क्योंकि उसकी माँ की दुआएं उसके साथ हैं। माँ हंस दें, जैसे कहीं दूर से कोई बात याद आ गई हो। तुम भी मेरे बेटे जैसे हो। वो भी ऐसे ही बात करता था। मैंने उनका हाथ थामा, वो हाथ जो मुझे बचपन में थामकर सड़क पार करवाया करता था, जो बुखार में मेरे माथे पर ठंडा पानी रखता था, जो अपने आंचल से मेरे आंसू साफ करता था। आज वो हाथ लर्ज रहा था, कमजोर था, पर उसमें अब भी एक अंश, एक अपनायत बाकी थी। कभी कभी मैं खाली कमरे में बैठा सोचता हूँ, क्या मेरी माँ की ये हालत उस खिदमत का सिला है जो उसने मेरी परवरिश में दी? क्या उनका बढ़ापा किसी गुनाह की सजा है, या क्या यह निजाम कुदरत है? और फिर मैं खुद से कहता हूँ, फर्क बढ़ापा गुनाह नहीं, वो वक्त है जब माँ बाप दोबारा बच्चे बन जाते हैं, जिन्हें न वक्त का पता होता है, न दिन का, न रात का। बस जरूरत होती है किसी सब्र वाले वजूद की, जो इनकी बेरब्त बातों में भी मोहब्बत तलाश कर ले। नाजो अब पहले से ज्यादा प्रसकून है। वो बच्चों को लेकर अक्सर माँ के पास जाती है, उनके बालों में तेल लगाती है,
हाथों को गर्म पानी में भगूकर उनकी अंगलियां दबाती है। बच्चे दादी को कहानियां सुनाते हैं और दादी उन्हें अपने बचपन के फर्जी किस्से सुनाकर हंसा देती हैं। कभी कभी माँ एकदम खामोश हो जाती हैं, बहुत देर तक बस एक नुक्ते को घूरती रहती हैं और फिर होले से कहती हैं, मेरी कब्र कहाँ बनेगी फर्क, मुझे मेरी माँ के पहलू में दफन करना। मैं कुछ नहीं कहता, बस दिल में दुआ करता हूँ, या अल्लाह मेरी माँ को जीते जी वो सुकून दे दे जो वो मरने के बाद मांगती है। मैं समझ रहा था कि नाजू सब्र कर रही है, बर्दाश्त कर रही है, और सच कहूँ तो मैं खुद भी शुक्रगुजार था कि वो मेरी माँ के साथ इतनी हमदर्दी से पेश आती है। लेकिन शायद मैं सिर्फ वही देख रहा था जो मैं देखना चाहता था। एक दिन मैं दफ्तर से जल्दी आया, दरवाजा खोला तो माँ घर में मौजूद थी। अम्मी, आप यहाँ? वो हैरानी से मुझे देखने लगे। वो नाजो कह रही थी, मुझे कुछ दिन घर में रहना चाहिए, वहां शोर बहुत होता है। मेरी सांस रकसी गई। मैं हैरान था। नाजो खुद अपनी मर्जी से माँ को वापस घर ले आई थी। पहले तो मैंने यही सोचा कि शायद उसका दिल पिघल गया है, शायद बच्चों ने कहा होगा, या शायद वो उनकी तन्हाई महसूस करने लगी हो। कई दिन गुजर गए। नाजो माँ की खदमत करती रही, वही खाना देना, दवाएं वक्त पर देना, रात को उनके पास बैठना, सब कुछ। मगर इस बार उसके चेहरे पर वो सुकून नहीं था जो पहले दिखाई देता था, जैसे वो खुद से लड़ रही हो। फिर एक रात जब सब सो चुके थे, मैं सहन में बैठा था। नाजो आई। वो चुपचाप मेरे पास बैठ गई, चेहरा थका हुआ, आंखें नम। मैंने आहिस्ता से पूछा, नाजो मैं एक बात पूछूं, अगर बुरा ना मानो? पूछो। उसकी आवाज रुक रुक कर निकली। जब तुम माँ की खिदमत से थक चुकी थी, जब तुम चाहती थी कि वो नगहदाश्त मरकज में रहें, तो फिर अचानक उन्हें वापस क्यों ले आई? वो खामोश रही। फिर एकदम उसके आंसू निकलने लगे। उसने चेहरा झुका लिया। क्योंकि मैं खुद उस तकलीफ से गुजरी हूं फर्क। क्या मतलब? मेरे अबू के बाद जब मेरी माँ बीमार हुई, कमजोर होने लगी, तो मेरी भाभीियों ने उन्हें बोझ समझना शुरू कर दिया। एक दिन बगैर हमें बताए उन्हें ओल्ड होम छोड़ आए। मुझे बाद में पता चला। मैं साकत बैठा उसे देखता रहा। अम्मी रोती रहें, उनका दिल टूट गया था। मैं कुछ न कर सकी। मैं उन्हें वापस लाना चाहती थी, लेकिन मेरी शादी हो चुकी थी, हालात इजाजत नहीं देते थे। तब से मेरे दिल में एक चुभन है, एक एहसास जर्म। वो रख गई। फिर बोली, जब तुम्हारी माँ को ओल्ड होम भेजा तो शुरू में मुझे सुकून मिला, लेकिन जब उनका चेहरा याद आता, उनकी आंखें, तो मुझे अपनी माँ का चेहरा याद आता, और यूं लगा जैसे मैं दोबारा अपनी माँ को छोड़ आई हूँ। नाजो की आवाज टूटने लगी। मैंने सोचा अगर अब भी मैं खामोश रही तो शायद जिंदगी भर अपने आप को माफ न कर सकूं। मेरी आंखें भी नम हो चुकी थीं। मैं उसके करीब हो गया, उसके हाथ पकड़े। तुमने बहुत बड़ा कदम उठाया नाजो, और शायद मुझे माँ के लिए वो एहसास तब हुआ जब तुमने मुझे अपने जख्म दिखाए। मैं उस रात बहुत देर तक सोचता रहा। हम दूसरों को कभी कभी महज उनके लफ्जों से परख लेते हैं, मगर उन लफ्जों के पीछे कितने जख्म, कितनी कहानियां, कितनी मजबूरियों का अक्स होता है। ये तब समझ आता है जब हम खामोशी सुनना सीखते हैं। अब नाजो और मैं दोनों मिलकर माँ की खिदमत करते हैं। माँ कभी कभी मेरी माँ लगती हैं, कभी नाजो की। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता प्रस्कून होने लगी थी। मेरी माँ अब पहले से बेहतर थी। उनके चेहरे पर वही नूर वापस आने लगा था जो बचपन में मुझे थपकी देकर सलाया करता था। इनकी जबान पर अब शक्वे कम, दुआएं ज्यादा थीं। और नाजो, वो तो जैसे बदल गई थी। नाजो अब माँ के साथ सारा दिन गुजारती। उनकी दवाएं, खाने का ख्याल, कपड़े, सफाई, सब कुछ खुद करती। मैं देखता तो दिल भर आता। सोचता, क्या ये वही नाजो है जो एक वक्त में थक चुकी थी, या ये कोई और रूप है उसका? लेकिन मैंने कुछ ना कहा, बस हर रात अल्लाह का शुक्र अदा करता। फिर एक रात याद है मुझे, बाहर बारिश हो रही थी, हल्की हल्की। मैं छत पर चला गया। ठंडी हवा चल रही थी। नाजू मेरे पीछे आई, हाथ में 2 कप चाय। बारिश का मौसम है, चाय के बगैर अधूरा लगता है। उसने आकर चुपचाप 1 कप मेरे हाथ में दिया और मेरे पास बैठ गई। मैंने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में थिकन नहीं थी, सिर्फ सुकून। बाल खुले हुए, सांसों में बारिश की महक और आंखों में कोई दूर का ख्याल छिपा हुआ। नाजो, मैंने आहिस्ता कहा, तुम बदल गई हो। वो हंस पड़ी, और तुम अब भी वही हो, फर्क थोड़े गुम, थोड़े जज्बाती। लेकिन सच कहूं, तुम्हारी कदर अब होती है। रोज तुमने माँ के साथ जो किया, वो मैं शायद कभी ना कर पाता। नाजो की मुस्कुराहट मध्यम हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, एक बात मान लो मेरी। मैंने उसकी तरफ देखा। तुम्हारी हर बात मानने को दिल करता है आजकल। वो लम्हा भर खामोश रही, फिर बोली, मेरी माँ ओल्ड होम में है, फर्क। ये सुनते ही मेरे हाथ से चाय का कप लर्जने लगा। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, आंखें नीची, आवाज धीमी लेकिन नम। क्या मतलब, तुम्हारी माँ? हाँ, मेरे भाइयों ने निकाल दिया। कहा, बूढ़ी हो गई है, हर वक्त बीमार रहती है, घर का सुकून खराब करती है, और उन्होंने उन्हें वहीं छोड़ दिया। मैं कुछ न कर सकी। शायद हिम्मत नहीं थी, या शायद मुझे लगा तुम कभी ना मानोगे। नाजो की आवाज रख गई, उसकी पलकें भीग चुकी थीं। और अब जब तुम्हारी माँ को संभाला
जब उनके चेहरे पर सुकून देखा तब मुझे लगा कि मैं अपनी माँ को अकेला छोड़कर अपने अंदर कुछ टूटने से रोक नहीं सकती। मैंने उसके हाथ थाम लिए। तो ले आओ उसे, ले आओ अभी। ये घर तुम्हारा है और तुम्हारी माँ मेरी माँ है। नाजो ने मुझे ऐसे देखा जैसे बरसों की बुझल रातें एक पल में खत्म हो गई हों। उसकी आंखों में वो चमक थी जो बरसों पहले शायद मेरी मोहब्बत में होती थी। उस रात हम एक दूसरे के करीब नहीं हुए, हम एक दूसरे में शामिल हो गए और बारिश वो मुसलसल बरसती रही। अगली सुबह जब नाजो अपनी माँ को लेने गई तो मैं उसके साथ नहीं जा सका। माँ की तबीयत कुछ खराब थी, लेकिन मेरा दिल सारा दिन बेचैन रहा। एक घबराहट, एक अनजानी सी तशवीश। कुछ देर बाद नाजो का फोन आया। फर्क, माँ ने मुझे पहचान लिया। उनकी आंखों में रोशनी आ गई। कहने लगे, तो आई है मुझे लेने? मैं रो दी। फर्क। उन्होंने मेरे आंसू पूंछे और कहा, आप देर न कर बैठी, ले चल मुझे। जब नाजो अपनी माँ को लेकर घर आई, माँ की गोद में एक छोटा सा बैग था और आंखों में खौफ नहीं, उम्मीद थी। मैंने दरवाजा खोला। अस्सलाम वालेकुम खाला जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, उन्होंने लरजती आवाज में कहा, जैसे बरसों बाद किसी ने बेटे की तरह पुकारा हो। मेरी माँ अंदर से निकले सहारे से। नाजू की माँ को देखा। कुछ लम्हे दोनों की नजरें टकराएं और जैसे बरसों पुरानी थिकन, शिकायतें, तन्हाइयां सब एक पल में बह गईं। मेरी माँ ने हाथ बढ़ाया। आओ बहन, ये घर अब हमारा है। नाजू की माँ ने उनके हाथ पकड़ लिए और यूं लगा जैसे दो माएं नहीं, दो वक्त, दो दुआएं एक दूसरे से लिपट गई हूं। दिन गुजरते गए। अब घर में दो माएं थीं, दो बुजुर्ग, दो दुआएं, दो गोदें और एक सुकून। नाजो कभी अपनी माँ के पास बैठती, कभी मेरी माँ के। दोनों माएं भी कभी बच्चों की तरह हंसती थीं, कभी पुरानी यादें दोहराते। अक्सर दोनों मिलकर दुआ मांगते। एक कहती, मेरी बहू बहुत अच्छी है, अल्लाह सलामत रखे। दूसरी कहती, मेरी बेटी ने माँ बन के दिखा दिया, अल्लाह उसके घर को सदा आबाद रखे। उसी रात दोनों माएं एक साथ नमाज पढ़ रही थीं। मैं और नाजो दरवाजे पर खड़े देख रहे थे। दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे सब कुछ मुकम्मल हो गया हो।